तो स्टूडेंट्स, सेकेंड लेक्चर न्यूटन सेकेंड लॉ लेक्चर का स्टार्ट हम लोग करते हैं आज। इम्पल्स के बारे में इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इम्पल्स क्या है। तो देखिए, इम्पल्स को डिफाइन किया गया है फोर्स इनटू टाइम इंटरवल फॉर विच दैट फोर्स इज एक्टिंग। वैसे इम्पल्सिव फोर्स और इम्पल्स में डिफरेंस है। इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं इफ अ लार्ज फोर्स इज एक्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम on any object, then that large force is defined as impulsive force। जैसे क्रिकेट में बॉलर ने बॉलिंग किया और बैट्समैन ने जैसे ही उस बॉल को हिट किया, तो बैट से जो बॉल पे फोर्स अप्लाई किया जाता है वो बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। वो बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं रहता है बहुत टाइम तक। तो उस फोर्स को बोला जाएगा, बैट से जो बॉल पे फोर्स लगा उसको बोला जाएगा इम्पल्सिव फोर्स। वैसे ही फुटबॉल प्लेयर एक फुटबॉल को जब किक करता है तो उसके पैर और फुटबॉल के बीच कांटेक्ट बहुत कम टाइम के लिए होता है और वो बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करता है उसमें। तो ये फोर्स भी एग्जांपल हुआ इम्पल्सिव फोर्स का। और इम्पल्स को डिफाइन कैसे किया गया, तो जो इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है एफ, उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए कि वो कितने टाइम के लिए लग रहा है। शॉर्ट टाइम के लिए कर रहा है तो वो शॉर्ट टाइम लिख देंगे कितने टाइम के लिए किया। तो इम्पल्स का फॉर्मूला हो गया फोर्स इंटू टाइम इंटरवल फॉर विच दैट फोर्स इज एक्टिंग। ठीक है, तो इम्पल्स का ये डेफिनेशन हो गया। और इम्पल्सिव फोर्स क्या हो गया, लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। जैसा कि हम लोग सेकेंड लॉ में जानते थे, F इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होता है। एवरेज फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल इन विच दैट मोमेंटम है चेंज्ड। ये फोर्स के बराबर होता है। तो इससे डेल्टा पी का वैल्यू आएगा F इंटू डेल्टा टी। और हमने F इंटू डेल्टा टी को इम्पल्स डिफाइन किया हुआ है। F इंटू डेल्टा टी को यहाँ पे क्या मिल रहा है, चेंज इन मोमेंटम। जबकि F इंटू डेल्टा टी मैंने इम्पल्स भी डिफाइन किया है। तो इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम इक्वल आएगा। इम्पल्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, मोमेंटम का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम का भी केजी मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि अगर मास का यूनिट केजी है तो डिफरेंस इन मास का यूनिट भी केजी होगा। जैसे 5 किलोग्राम में से 3 किलोग्राम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 2 किलोग्राम ही आएगा। तो वैसे ही डेल्टा पी यानी चेंज इन मोमेंटम का यूनिट वही होगा जो मोमेंटम का यूनिट है, विच इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड। तो इम्पल्स का भी यही यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशन हो गया केजी के लिए m और मीटर के लिए l, और नीचे टाइम है तो उसके लिए t-1 डायमेंशन भी हो गया। न्यूमेरिकल करते हैं इम्पल्स पे बेस कैसा न्यूमेरिकल आएगा। तो एक पर्सन है और ये वॉल दिया हुआ, और ये हैमर 1 केजी का एक हैमर है जो वॉल की तरफ 6 मीटर पर सेकेंड से ये मूव करा रहा है ये पर्सन। और जैसे ही ये हैमर वॉल पे आकर टकराता है, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, राइट। और फाइनल वेलोसिटी 0 कितने टाइम में होती है, तो वो शॉर्ट टाइम इंटरवल है 0.1 सेकेंड। तो आपको बताना है कि ये कितना वॉल पे इम्पल्स लगाया, या वॉल ने इसको रोकने के लिए कितना इम्पल्स लगाया, राइट। तो इम्पल्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, mv माइनस mu। मास ऑब्जेक्ट का दिया हुआ है 1 kg और इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है, इसलिए mv का वैल्यू 0 आया, माइनस m इंटू यू लिखना है। तो मास यहाँ ऑब्जेक्ट का 1 kg और u कितना है देख लीजिए, इसका इनिशियल स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड। तो 6 से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 6 आई कैप। यहाँ माइनस फॉर्मूला के चलते था इसलिए माइनस ही आया, क्योंकि ये 0 हुआ तो माइनस 6 आई कैप आया। यानी कि इस पे इसका डायरेक्शन किधर रहा इम्पल्स का, और चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन किधर हुआ, तो माइनस आई कैप मतलब इस तरफ रहा, लेफ्टवर्ड रहा। मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स कितना आ गया 6, और विच डायरेक्शन बात करें तो 6 का आया इम्पल्स, 6 का चेंज इन मोमेंटम आया, और उसका डायरेक्शन आया चेंज इन मोमेंटम का माइनस आई कैप लेफ्टवर्ड, इसलिए माइनस आया है। सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछेगा तो 6 आंसर लिख देंगे। फिर F इंटू डेल्टा टी का वैल्यू होता है इम्पल्स, F इंटू डेल्टा टी। तो F और डेल्टा टी 0.1 सेकेंड के लिए ये कॉन्टैक्ट में था, वो इक्वल टू इम्पल्स 6 यहाँ पे आया था इम्पल्स। तो इससे फोर्स भी पता चल गया कि इसने वॉल पे कितना फोर्स लगाया, या वॉल ने इसको रोकने के लिए कितना फोर्स अप्लाई किया। फोर्स इक्वल टू आ गया 6/0.1 विच इज इक्वल टू 60 न्यूटन। 60 न्यूटन का फोर्स लगा। अब ये फोर्स इसमें कितना रिटार्डेशन प्रोड्यूस किया ये बताना है। तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो A इक्वल टू आएगा फोर्स अपॉन मास, 60 फोर्स अप्लाई किया गया
और इस हैमर का मास था 1, तो 60/1 यानी कि ये एक्सेलरेशन एक्चुअली में यहाँ रिटार्डेशन ये प्रोड्यूस किया 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, क्योंकि इसकी पहले से वेलोसिटी थी और बाद में ये रुक गया है, इसलिए ये उसमें रिटार्डेशन प्रोड्यूस किया है। तो F इक्वल टू एम ए, फॉर्मूला में A कितना आ गया मेरा 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये एक मशीन गन है और इससे ये बुलेट फायर कर रहा है, और ये बुलेट कितने स्पीड से गन से निकल रहा है बाहर की तरफ 400 मीटर पर सेकेंड, और एक बुलेट का मास है 35 ग्राम एक बुलेट का। तो डेल्टा टी 1 मिनट में 400 बुलेट इससे निकल रहा है। 1 मिनट में ये गन कितना बुलेट निकाल रहा है, मशीन गन 1 मिनट में 400 बुलेट निकाल रहा है यहाँ से। तो आपको बताना है कि इस पे रिक्वायल फोर्स कितना लगेगा, पीछे की तरफ फोर्स लगेगा। अगर ये गन बुलेट को फायर कर रहा है आगे की तरफ, तो इस गन पे फोर्स किधर लगेगा, पीछे की तरफ, ऐसे फोर्स लगेगा। तो आपको बताना है कि इस गन पे कितना रिक्वायल फोर्स लगेगा इस तरफ, राइट। या ये भी बोल सकता है कि इस गन को पीछे जाने से रोकने के लिए इस मैन को कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा गन पे। तो फोर्स का एक ही फॉर्मूला हमारे पास है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंटम बाई चेंज इन टाइम। चेंज इन मोमेंटम इज मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, एम वी माइनस एम यू। तो मास कॉमन मैंने ले लिया तो एम वी माइनस यू हो गया। मास कितना है, तो एक बुलेट का मास है 35 ग्राम, तो इसको केजी में मैंने लिखा 35/1000, तो ये कन्वर्ट हो गया किलोग्राम में। और ये एक बुलेट की बात है, 400 बुलेट है इसलिए 400 से मैं मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल मास हो गया यहाँ पे। और इसकी फाइनल वेलोसिटी है 400, और बिफोर फायरिंग ये बुलेट्स जो होंगे वो रेस्ट में होंगे फायर होने से पहले, और बाद में इनकी वेलोसिटी 400 है आफ्टर फायरिंग। तो चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 400 हुआ, और बिफोर फायरिंग इसकी वेलोसिटी थी 0, सारे बुलेट्स की वेलोसिटी थी 0। तो ये चेंज इन वेलोसिटी हो गया, और ये सब क्या हो गया, मास सभी बुलेट्स का। सॉल्व कर दिया मैंने, और ये कितने समय में हुआ, डेल्टा टी 1 मिनट में ये फायर किया था 400 बुलेट। तो 1 मिनट को 60 सेकेंड में यहाँ पे कन्वर्ट करके लिख दिया। सॉल्व करने पे 93.3 न्यूटन आ गया, यानी कि इस गन पे रिक्वायर्ड फोर्स, पीछे की तरफ फोर्स 93.3 न्यूटन का लगेगा। तो इसको होल्ड करने के लिए, पीछे जाने से रोकने के लिए इस मैन को भी 93.3 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसी वीडियो में हम लोग कनेक्टेड मोशन भी स्टार्ट कर लेते हैं। कनेक्टेड मोशन इन कॉन्टैक्ट फोर्स इन कनेक्टेड मोशन। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, 2 kg का एक ब्लॉक है और एक 3 kg का ब्लॉक है, और ये मैन इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। 2 kg ब्लॉक पे इसने फोर्स अप्लाई किया है। तो आपको बताना है कि ये 3 और 2 के बीच क्या फोर्स लग रहा है, क्योंकि इसने तो 2 kg पे अप्लाई किया फोर्स, लेकिन मूव तो दोनों साथ साथ करेंगे आगे। तो आखिर इस 3 kg को कौन आगे ले जा रहा है, तो 3 kg ऑब्जेक्ट को 2 kg ही आगे की तरफ फोर्स लगाया है। तो 2 kg ब्लॉक 3 kg पे जो भी फोर्स लगाता है उसको नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, और उसका वैल्यू मैंने x लिया है। और यहाँ डबल एरो क्यों दिया है, क्योंकि 2 kg 3 kg पे आगे की तरफ फोर्स लगाएगा, तो 3 भी उसका रिएक्शन फोर्स 2 kg पे लेफ्ट साइड में ऐसे लगाएगा। मतलब 3 kg 2 kg को आगे आने से रोक रहा है, अपोज कर रहा है। अगर 3 नहीं होता तो 2 ज़्यादा आसानी से आगे मूव कर लेता, यानी ये 3 kg उधर की तरफ फोर्स लगा रहा है लेफ्ट की तरफ, और 2 kg 3 kg को ऐसे धक्का दे रहा है राइट के साइड में। तो इन दोनों के बीच जो कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है ना x, वही बताना है कि कितना फोर्स 2 3 पे लगा रहा है या 3 2 पे लगा रहा है, कितना फोर्स x। तो एक से ज़्यादा बॉडी जब भी रहे, ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको फर्स्ट स्टेप में हमेशा इन दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन निकालना है। ये मानकर चलना है कि दोनों एक साथ ऐसे स्लाइड कर रहे हैं, तो इस पे एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ यही हुआ 10 न्यूटन का फोर्स हुआ, क्योंकि ये ग्राउंड तो स्मूथ है, फ्रिक्शन यहाँ कुछ भी नहीं है। तो इन दोनों को अगर एक मैं सिस्टम लूँ तो ये इंटरनल फोर्स हो जाएगा। इसने इस पे x लगाया और इसने इस पे लगा दिया x, तो ये इसका इंटरनल फोर्स हो गया। तो एक्सटर्नल सिर्फ इस मैन ने लगाया। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है F/m, क्योंकि F इक्वल टू ma होता है, तो a इक्वल टू आएगा F/m। तो नेट फोर्स इस सिस्टम पे लगा 10 न्यूटन, और इसका टोटल मास था 3 + 2 5। तो फोर्स बाय मास करने से सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये दोनों आगे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करेंगे।
नेक्स्ट स्टेप में आपको किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ज़्यादा आसान किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से होगा, किसी का बनाएंगे आंसर आ जाएगा, एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन जिस पे फोर्स नहीं लग रहा है उसका बनाएंगे तो जल्दी आएगा। तो 3 पे फोर्स नहीं लग रहा था तो मैं 3 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब उसका इंडिविजुअल बॉडी का डायग्राम बनाना है, पूरे सिस्टम का एक साथ नहीं बनाना है। तो 3 kg का मैंने यहाँ डायग्राम बनाया। तो 3 kg पे एक ही फोर्स लग रहा है एक्स। ये 3 किस पे लगा रहा है वो फोर्स यहाँ पे इंडिकेट नहीं करना है। 3 kg पे क्या एक्ट कर रहा है फोर्स, क्या लग रहा है 3 kg पे, वो सिर्फ आपको इंडिकेट करना है। 3 kg दूसरे पे क्या एक्सर्ट कर रहा है फोर्स, उस फोर्स के बारे में नहीं लिखना है। तो 3 kg पे इस 2 ने इधर की तरफ राइट की तरफ एक फोर्स एक्स लगाया, और कोई फोर्स आएगा 3 kg पे, कोई भी फोर्स नहीं है। तो इस फोर्स के साथ इसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, 2 हुआ है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। जो कॉमन एक्सेलरेशन है वो, इसका भी वही एक्सेलरेशन है, इसका भी वही है। तो इसके लिए न्यूटन लॉ मैंने लिखा F इक्वल टू ma। तो अप्लाई फोर्स इस पे हुआ x। अभी मैं x इसलिए कंसीडर कर रहा हूं कि इंडिविजुअल 3 kg ऑब्जेक्ट के लिए 2 एक्सटर्नल हो गया। पूरे को मैंने एक सिस्टम लिया था तो ये इंटरनल फोर्स था x, लेकिन 3 को अलग से मैं जब कंसीडर कर रहा हूं तो 2 ने जितना 3 पे लगाया है वो 2 एक्सटर्नल फोर्स हो गया उसके लिए, क्योंकि 3 को सिर्फ मैं कंसीडर किया हुआ है। तो इस पे x आगे की तरफ फोर्स है 2 kg फोर्स बॉडी ने लगाया है इसके ऊपर। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज x, इसका मास है 3 और इसका एक्सेलरेशन आया था 2, जो कि दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन था। तो इसका भी वही था एक्सेलरेशन। तो x इक्वल टू 3 इंटू 2 6 आ गया, यानी इन दोनों के बीच इंटरेक्शन फोर्स 6 न्यूटन का लग रहा है। अगर आप 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते तो भी 6 आता ये फोर्स। 2 kg के लिए देखिए क्या है, 2 kg पे इस मैन ने राइट साइड में 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, और 3 kg ब्लॉक ने इस पे अपोज किया इधर की तरफ लेफ्ट साइड में x न्यूटन का। तो नेट फोर्स इसमें 10 माइनस x आ गया नेट फोर्स। तो 10 फॉरवर्ड में और x रिवर्स डायरेक्शन में, तो 10 माइनस x इज नेट एक्सटर्नल फोर्स, और मास ऑफ दिस बॉडी इज 2 एंड कॉमन एक्सेलरेशन इज 2। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो x इक्वल टू यहाँ से भी क्या आ गया 6। तो दोनों में से किसी का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर करेंगे तो आंसर 6 न्यूटन आया इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन फोर्स। सेम प्रॉब्लम में स्टूडेंट्स, अगर आप इधर से फोर्स लगाते, पिछले क्वेश्चन में क्या था 2 kg की तरफ से फोर्स लगाया गया था, अगर 3 kg की तरफ से 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया जाए तब इन दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा, कॉन्टैक्ट फोर्स, ये बताना है। तो इस बार कॉमन एक्सेलरेशन तो वही आएगा, नेट फोर्स 10 और टोटल मास 5, 10/5 2 आया एक्सेलरेशन। और 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम में बनाया तो 2 kg पे x फोर्स लगा था इधर x, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज x एंड मास 2 और कॉमन एक्सेलरेशन 2, तो 2 × 2 4। इस बार 4 आया, पिछले बार क्या आया था 6, लेकिन जब आप इधर से फोर्स अप्लाई करेंगे तो इन दोनों के बीच कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा 4 न्यूटन का। एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं इसी टाइप का, कनेक्टेड बॉडी टाइप का। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स दिए हुए हैं 5। इसका मास है 1 kg, इसका 2 kg और इसका 3 kg, और ये कितने kg का है, कचौड़ी कहाँ गया भाई, कचौड़ी ये 4 kg का है, ये 3 नहीं है, ये कितने kg का है 4। और ये है पनीर 2 kg का। मतलब यहाँ पे एक स्टॉल है जिसपे ये फोर्स लगा रहा है कोई, ये बेचने जा रहा है, इधर 24 न्यूटन का फोर्स लगा है। 1 kg इसके पास टी रखा हुआ है इस पे ठेले के ऊपर, और 2 kg समोसा रखा हुआ है, 3 kg वड़ा पाव, और 4 kg कचौड़ी है, और 2 kg पनीर चिल्ली है इसके पास, और ये जा रहा है सेल करने के लिए इसको। तो आपको बताना है कि इन दोनों के बीच इंट्रैक्शन फोर्स क्या लग रहा है। इसको N1 मैंने लिखा है, इसको N2, इसको N3 और इसको N4 से मैंने इंडिकेट किया हुआ है। तो आपको क्या बताना है कि ये टी और समोसा के बीच का फोर्स N1 कितना लग रहा है। समोसा का जो ये ब्लॉक है जिसके ऊपर समोसा रखा हुआ है और वड़ा पाव, इन दोनों ब्लॉक के बीच कितना इंट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इसको N2 मैंने बोला है। और ये वड़ा पाव कचौड़ी के बीच N3, और कचौड़ी और पनीर चिल्ली के बीच N4 लग रहा है इंट्रैक्शन फोर्स। तो इन सब फोर्स को कैलकुलेट करना है, क्योंकि इसने तो सिर्फ 1 kg पे अप्लाई किया है 24, तो ये सब ब्लॉक भी मूव कर रहे हैं, यानी 1 ने 2 को धक्का मारा, 2 ने 3 को मारा, इस 3 ने इस 4 kg कचौड़ी को मारा, और 4 ने इस 2 kg पनीर के ऊपर फोर्स लगाया। तो कौन किस पे कितना कितना फोर्स लगा रहा है ये सब कैलकुलेट करना है।
तो फर्स्ट स्टेप मैंने बताया था कि कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, नेट फोर्स 24 और इस सबको एक सिस्टम जब मैंने लिया तो टोटल मास आ गया 4 प्लस, इसको 4 लेना है, 3 मैंने लिख दिया है, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 और 2 11 और 1 12, तो टोटल 12 मास है और टोटल फोर्स अप्लाई किया गया है 24, तो 24/12 करने पे 2 आया, यानी ये पूरा सिस्टम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऐसे मूव करेगा राइट साइड में। अभी मैं सबसे पहले इन दोनों के बीच फोर्स लगाता हूँ, कचौड़ी और पनीर के बीच निकालता हूँ कितना फोर्स लग रहा है। तो 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम मैंने यहाँ बनाया, 2 kg का, जिसके ऊपर पनीर रखा हुआ है। तो इसको कचौड़ी ने, जो कि 4 kg का है, आगे की तरफ ऐसे N4 मैंने माना है, उसको N4 लगाया फोर्स। तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स इस पे N4 लगा और इसका मास कितना है 2 kg, तो फोर्स इक्वल टू मास 2 और एक्सेलरेशन यहाँ से मैंने रख दिया 2, तो 2 × 2 4, यानी ये कचौड़ी जो 4 kg का है वो इसके ऊपर किधर कितना, राइट साइड में कितना फोर्स लगाया है 4 न्यूटन। अब मैं ये वड़ा पाव और कचौड़ी के बीच का फोर्स निकाल रहा हूँ N3। तो N3 निकालने के लिए मैं इस कचौड़ी का डायग्राम बनाऊंगा, 4 kg का ये था, 2 kg उसको आगे आने से रोक रहा था, तो ऐसे फोर्स लगा, इधर पनीर बोल रहा था कि इधर कहाँ चला, इधर मैं हूँ, ये डिस्टर्ब कर रहा था इसको, तो उधर की तरफ N4 लगा रहा था और N4 का वैल्यू 4 आया है, तो ये 4 न्यूटन फोर्स इधर की तरफ लगा रहा था, ऐसे आने नहीं दे रहा था 4 kg को आगे। लेकिन ये बड़ा पाव जो 3 kg का है वो उसको आगे धक्का मार रहा है, बोल रहा है चल आगे, आगे की तरफ चल, तो ये N3 फोर्स इस पे लगा रहा था ऐसे, तो इस पे नेट फोर्स लग गया N3 माइनस N, ये N3 आगे की तरफ और 4 पीछे की तरफ, तो N3 माइनस 4 न्यूटन ये नेट फोर्स लगा, और इसका मास है 4 kg, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, N3 माइनस 4 इक्वल टू 4 इंटू एक्सेलरेशन 2, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, यहाँ एक्सेलरेशन 8 आ गया। अब इसको स्लाइड को मैं ऊपर करता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है इसका। तो ये इधर से देखिए क्या आ गया था, ये नेट फॉर N3 इधर की तरफ और 4 इधर की तरफ, तो N3 माइनस 4 इक्वल टू 4 इंटू 2 मास इंटू एक्सेलरेशन 8 आया ये, और 4 यहाँ था, 4 उधर जाकर क्या हो गया 8 + 4 12, तो N3 का वैल्यू 12 आया, N3 क्या आ गया 12, यानी कि ये वड़ा पाव ने कचौड़ी के ऊपर इधर की तरफ 12 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो दो फोर्स देखिए मुझे मिल गया, N4 का वैल्यू 4 आया और N3 का वैल्यू क्या आ गया 12। अभी मुझे N2 निकालना है, यानी समोसे ने इस वड़ा पाव पे कितना फोर्स लगाया N2। इसके लिए मैं वड़ा पाव का डायग्राम बनाता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम, 3 किलोग्राम। इस 3 को इस कचौड़ी ने 4 kg का आने से रोका, उधर की तरफ फोर्स लगाया N3 जो कि 12 था, तो 12 इधर की तरफ लगा लेफ्ट साइड में, और ये N2 के पास ये 2 kg आगे की तरफ ऐसे धक्का दिया वड़ा पाव को आगे की तरफ, तो आगे की तरफ N2 मैंने माना, तो नेट फोर्स इस पे क्या हो गया N2 माइनस 12, N2 फॉरवर्ड डायरेक्शन में, 12 अपोजिट डायरेक्शन में, N2 माइनस 12 इक्वल टू मास ऑफ दिस ब्लॉक इज 3 एंड इट्स एक्सेलरेशन इज 2, तो 3 × 2 6, 12 + 6 18 आया, यानी N2 की वैल्यू आ गई कितना 18 N2, यानी इसने 2 kg के ब्लॉक ने 3 kg पे राइट साइड में 18 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट किया। अभी लास्ट इसमें N1 कैलकुलेट करना है, तो 2 kg यानी समोसा का डायग्राम बना लेते हैं। ये समोसा हो गया 2 kg, क्या क्या फोर्स लगा इस पे देखते हैं। 1 kg ने इस पे राइट साइड में फोर्स लगाया, 1 kg ने ऐसे राइट साइड में लगाया, लेकिन इसके आगे जो ये रखा हुआ था 3 kg, ये बोल रहा था कि इधर किधर आया, इधर तो मैं हूँ, तो वो अपोज किया उसको N2 से, और N2 अभी 18 आया है, तो N2 यानी 18 का अपोजिशन फेस करना पड़ेगा इसको, तो इसको मूव कराने में हेल्प किया N1, अपोज किया 18, तो दिस इज नेट फोर्स और मास ऑफ दिस ब्लॉक इज 2 एंड इट्स एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So by solving it you will get N1 equal to 4 + 18, तो 4 + 18 आ जाएगा 22, तो N1 का वैल्यू क्या आ गया 22। तो इस तरह से सारा फोर्स हम लोग निकाल लिए। ये N4 का वैल्यू आया 4 न्यूटन, इन दोनों के बीच का N3 का वैल्यू आया 12 न्यूटन और N2 का वैल्यू आया 18 न्यूटन, और ये 1 kg 2 kg ब्लॉक के ऊपर 22 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर रहा था। तो इस तरह से आप कनेक्टेड मोशन वाले प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम रोप और पुल्ली सिस्टम पे बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना ही रखते हैं इसमें।